डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकंड सेम की आपका जो है आज पहली वीडियो हम आपको करा रहे हैं। लेसन 1 आपका वीडियो संख्या 1। आपको मैंने कल की वीडियो में जो इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस की वीडियो थी उसमें बताया था कि आपको नोट्स जो है ज़रूर बनाने हैं। किताब अगर आप ले आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को देखकर अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। पहला जो हमारा पार्ट है वो है उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल में भी जो समय है वो निश्चित किया है हमने 750 ईस्वी तक। इसमें मुख्य रूप से हम पुष्यभूति वंश और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश के बारे में भी विशेष रूप से हम राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो काल था ये 250 साल का जो उत्तर गुप्त काल जिसको हम बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। गुप्त काल के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता आई, विकेंद्रीकरण बढ़ा, हमले हो रहे थे हुनों के, तो उस दौरान जो तोरमान और मिहिरकुल जो आक्रमण हुए, मिहिरकुल के विशेष रूप से, उसके कारण से जो है ये परिस्थितियाँ होती गई। इससे भारत में एक नए तरह का सामंतवाद भी पैदा हुआ, बढ़ा और ये प्रभावी होता गया। इस सारे के दौरान जो समाज में विकेंद्रीकरण था, व्यवस्था थी, अराजकता थी, फिर भी कुछ राज्य जो थे प्रभावी बने हुए थे। कुछ प्रभावी राज्य या पैदा हुए या बने, तो वो जो राज्य थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो था कन्नौज में एक तो मोखरी वंश था, पुष्यभूति वंश था थानेश्वर में, और वल्लभी में था आपका मैत्रक वंश, और मगध में एक वंश था गुप्त वंश। तो ये 4 वंश हम बात करें, मोखरी कन्नौज में, मैत्रक और गुप्त मगध में, और आपका जो है पुष्यभूति वंश थानेश्वर। थानेश्वर आपको पता होगा, हमारे थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र का जो इलाका है, आज भी वहाँ थानेश्वर बोलते हैं, उस इलाके में जगह का नाम है। तो ये वहाँ का इलाका था विशेष रूप से। तो इन में जो प्रमुख शासक थे वो थे पुष्यभूति, और पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। फिर हर्षवर्धन एक मुख्य शासक हुए, और भी कई शासक उनके बारे में बात करेंगे। इनकी शक्ति का जो आधार था वो था गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब जो है इलाका था, ये एक दोआब क्या होता है पहले तो इसको समझेंगे। दोआब जैसे पंजाब है, 5 नदियों का आब का, 5 नदियों का जो समूह, उसका जो पानी बनता है, उसका जो क्षेत्र बनता है, इसी रहे दोआब, 2 नदियों का। तो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र था उपजाऊ था, उससे इनको बहुत सारा समृद्धि थी क्षेत्र में। और जब इन्होंने बाद में कन्नौज को जब राजधानी बना लिया, उत्कर्ष जो है इनके राज्य का, इनकी शक्ति का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा जो आपका राज्य था वो है दक्कन में चालुक्य राज्य। इनके पास भी एक बहुत बढ़िया क्षेत्र है, वो है रायचूर दोआब का। वही कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियां हैं वहाँ पर भी एक उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। तो हालांकि इनका पल्लवों के साथ संघर्ष चलता रहता था, वो वेंगी क्षेत्र को लेकर था। साथ में ही इस शक्ति ने एक बड़ा काम किया कि हर्षवर्धन को बढ़ने नहीं दिया, इनका टकराव भी था। हालांकि संघर्ष इनका पल्लवों के साथ भी चला और इनके साथ भी और भी संघर्ष चले, लेकिन उसके बाद भी इनकी खास बात क्या थी कि इन्होंने कला को, साहित्य को जो है संरक्षण दिया। और यही कारण है कि आज भी हम देखते हैं दक्षिण का जो इलाका है वो कल्चर के मामले में हमारे से ज़्यादा एडवांस है, और वहाँ एक अलग तरह का संस्कृति का जो माहौल है वो देखने को मिलता है। तो ये हमने एक बेसिक सा हम पढ़ रहे हैं ताकि आपकी एक समझ बने, समझ बननी ज़रूरी है। उसके बाद ये सब जब चलता रहा, धीरे धीरे प्रक्रियाएं बढ़ती रही, कभी धीमी हुई, सामंतवाद कभी बढ़ता गया। कुछ शासकों ने मतलब कुछ नियम ऐसे बनाए, कुछ परंपराएं ऐसी बनाई, धीरे धीरे सामंत शक्तिशाली हुए। लेकिन फिर उसके बावजूद भी हर्षवर्धन का जो राज्य था, विशेष रूप से पुष्यभूति हम बात करें इनकी वंश की, तो ये उभरा एक स्वतंत्र शक्तिशाली शासक के रूप में, राज्य के रूप में ये लोग उभरे, और इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख लेंगे। तो ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में हर्षचरित्र में भी आता है, कादम्बरी में बाणभट्ट आपको पता होगा, और हिमसांग के वृत्तांत में भी इसका वर्णन मिलता है। मधुबन का जो अभिलेख है, बांसखेड़ा का अभिलेख है, ताम्रपत्र है, इन सब में इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करें तो
आपका जो शासक का जो इनका एक टेबल है, नरवर्धन हुए, फिर राज्यवर्धन हुए, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे हुए, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन बड़े थे, ये छोटे थे। एक इनकी बहन थी राजश्री, एक इनकी बहन भी थी, वो राजश्री थी। कोई इनको ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, हिमसांग इनको वैश्य भी बताता है, जबकि व्हीलर और कलिंगम इनको राजपूत कहते हैं। इनका जो उत्पत्ति है वो राजपूतों से हुई। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला नहीं है। प्रारंभिक जीवन कैसा था, क्योंकि मुख्य शासक हमारा है हर्ष। हर्ष के जीवन की विशेषता ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। बाकी तो इसमें मुख्य क्वेश्चन है हर्ष की विजय। हर्ष की विजय का विस्तार या साम्राज्य का विस्तार, एक मैप भी है आपका और एक बड़ा क्वेश्चन भी है। और क्वेश्चन दूसरा कैसे आ सकता है कि हर्ष के चरित्र की विशेषताएं बताते हुए विजयों के बारे में लिखें। तो हर्ष के चरित्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनका जन्म जो है वो 590 ईस्वी, इनका जन्म 590 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इनकी माता का जो नाम था वो यशोमती था, पिता का नाम जो था वो प्रभाकर वर्धन था। ये 2-2 अंक के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। कहाँ वर्णन मिलता है, माता पिता का नाम क्या था, जन्म कब हुआ, इनको भी आपको याद करना चाहिए। फिर आप नहीं तो 2-2 अंक के लिए इधर उधर देखते हो। और आप 5th सेमेस्टर के वालों बच्चों से पूछ भी सकते हो कि उनके साथ इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए थे। तो जो बच्चा साथ के साथ पढ़ता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ता है, तो उसको 2-2 अंक वाले क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी हो जाते हैं और पूरे नंबर मिलते हैं, फरी जैसे होते हैं, बढ़िया। तो इसलिए इनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें, इनको ऐसे ही ना समझे 2-2 अंक वालों को। तो हम बात कर रहे थे आपसे हर्ष का जो प्रारंभिक जीवन था। तो ये विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान थे, योग्य सेनापति भी बने और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो उचित ढंग से हुई काफ़ी। भंडी जो युष्मती के परिवार से थे, उन्होंने इनको घुड़सवारी और योद्धा के जो गुण थे, शस्त्र अस्त्र चलाने जो है सब कुछ सिखाया। और इनकी इस प्रकार से एक कुशल जो है ये योद्धा और सैनिक बने। इस संदर्भ में एक और बात हम पढ़ेंगे। तो राज्यवर्धन इनके बड़े भाई थे और बहुत ज़्यादा जो है ये आदर अपने भाई का करते थे, बहन से बड़ा प्यार करते थे। हर्ष का राज्यारोहण कैसे होता है, हर्ष राजा कैसे बनता है, जबकि बड़े भाई तो राज्यवर्धन थे। अचानक मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में राज्यवर्धन की। बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं राजा हर्षवर्धन के ऊपर। इनका एक बहनोई होता है ग्रहवर्मन, उनका वध कर दिया जाता है, बहन को बंदी बना लिया जाता है। देवगुप्त जो मालवा के शासक होते हैं वो ये सारा काम शशांक जो है बंगाल के जो शासक हैं उनके साथ मिलकर करते हैं, बंगाल के शासक के साथ। इनकी आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, आपसी इनके झगड़े हैं। तो इस सारे झगड़े में जब राज्यवर्धन जो है, अब उसके जिम्मे तो है ही भी, बहन का अगर ऐसे किसी ने मार दिया है तो वो बदला लेगा। तो राज्यवर्धन जाता है शशांक और देवगुप्त से बदला लेने के लिए, लेकिन राज्यवर्धन को मार दिया जाता है धोखे से इनके द्वारा। तो अब प्रतिशोध लेने की बारी, जो दायित्व है, वो सारा जो जिम्मा है वो किसका है, वो है हर्ष का। हर्ष अब भंडी से, भंडी जो इनका मंत्री है उससे परामर्श करता है, सलाह करता है। मंत्री सलाह देता है कि भाई तुम पहले तो राज्य को ग्रहण करो, तुम गद्दी को धारण करो। और 16 वर्ष की आयु में इस तरह से उसका राज्यारोहण हो जाता है और वो राजपुत्र की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ जाता है। अब उसका काम था कन्नौज की प्राप्ति, वो कैसे करता है। अगला जो स्टेप है वो है कन्नौज की प्राप्ति का। कन्नौज की प्राप्ति, कन्नौज जो है इनकी राजधानी थी, जो ग्रहवर्मन थे इनका राज्य था, बहन का राज्य था। तो इन्होंने बदला लेने के लिए एक योजना जो है ये बनाते हैं और बहन को भी छुड़वाना है, बहन क्योंकि उनकी बंदी है। तो इन्होंने बहन को जंगलों में ढूंढा, पता चला कि बहन जो है किसी तरह से छूट कर जो है जंगलों में खो गई है। उसको ढूंढने के लिए भी अभियान चलाया और इस बीच भंडी की सहायता से देवगुप्त की हत्या इन्होंने कर दी। और आखिर में इनके एक मित्र जो सन्यासी सहयोगी मित्र होते हैं वो होते दिवाकर मित्र। 2 अंक का क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। दिवाकर मित्र की सहायता से इन्होंने जो इनकी बहन थी राज्यश्री उसको ढूंढ निकाला, जबकि वो आत्महत्या करने ही वाली थी उसी समय इन्होंने ढूंढ निकाला। हालांकि कुछ लोग इसको कहानी भी कहते हैं। आखिर में इस बहन की सहमति से, क्योंकि राज्य तो अब बहन का था, बहन की सहमति से, बहन की मर्जी से कन्नौज को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और खुद की राजधानी जो है इन्होंने थानेश्वर से बदलकर क्या कर दी, कन्नौज कर दी। और इस तरह से एक समृद्ध इलाका इनको मिल गया और इसको और ज़्यादा समृद्ध
राजा हर्षवर्धन इसको बनाते हैं और इसकी कृति दूर दूर तक फैलती है। साथ ही जो है इस सारे प्रकरण से राजा हर्षवर्धन की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो जो है दिया है पुष्यभूति वंश में, विशेष रूप से राजा हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन का, राज्यारोहण का और कन्नौज की प्राप्ति का और उनके जीवन का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो है ये। अब इसमें जो आपका मुख्य क्वेश्चन है वो है हर्ष की साम्राज्य के विस्तार या विजय, जो मैंने आपको बताया कि मैप बिहार आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो उसके बारे में मैं आपको ये पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आएगा फिर हर्ष का प्रशासन और मुख्य रूप से फिर चालुक्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे और मैप भी हम आपको कराएंगे। मेरा आपसे केवल इतना ही कहना है कि आप साथ ही साथ ये काम कर लें तो आपको और मुझे किसी को भी जो है परेशानी नहीं आएगी। तो अगले वीडियो में हम विजयों के बारे में करेंगे। सिलेबस अगर हम रोज़ करेंगे तो भी बड़ी कठिनाई से होगा। अगर आप ये सोचें कि हम 1 या 2 दिन में सिलेबस कर लेंगे और वो भी 2-2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे आपके, तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाला था कि फीडबैक देना कंपलसरी है। एक लाइन में आपने लिखना है कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। जो नहीं दे रहे हैं वो बच्चे ये सोच लें उनकी अटेंडेंस मैं नहीं लगा पाऊंगा। और अटेंडेंस तो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में फिर वो मुझसे अपेक्षा मत करना, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपके फीडबैक देना, सिलेबस के बारे में बात करना, बातचीत करना और क्लासें लगाना। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो इसकी परिणाम आपको भुगतने ही होंगे। इसको आप हल्के में न लें। आपको बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप फीडबैक दें और अपना काम हर रोज़ की रोज़ करें। किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई इशू है, वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।